Horrible Nights। विनीत आर्य दंग रह गया। क्या उसे सचमुच गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया गया था? कुछ लोग वहां पहुंचे और विनीत आर्य को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। विनीत चिल्लाया, मैं आपके बॉस का दोस्त हूं, मुझे उसे फोन करने दो। ये लोग जल्दी में नहीं थे। वे एक तरफ खड़े हो गए और एक आदमी ने सिर हिलाकर कहा, ओके, आप कॉल कर सकते हो। विनीत ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होने के बाद विनीत ने जल्दी से कहा, मिस्टर सभरवाल, क्या हो रहा है? आपके लोग मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? क्या ये चेयरमैन की कुर्सी मुझे आपका इलाज करने के बदले में नहीं मिली थी? या फिर आगे आपको अच्छे इलाज की जरूरत नहीं रही? फोन की दूसरी तरफ से, तुमने कानून तोड़ा है। अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा तो किसे पकड़ूंगा? विनीत का चेहरा फिर से बदल गया। उसने कुछ हद तक घबराए हुए स्वर में कहा, आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? विनीत आर्य, इलाज के नाम पर बहुत हो गई मनमानी, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया और फोन कट हो गया। विनीत के दिल में निराशा की भावना उमड़ पड़ी। उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लोग बिना पल के झपकाए देखते रहे और ड्रेस वाले आदमियों ने आगे बढ़कर विनीत का हाथ पकड़ लिया और तुरंत चले गए। अचानक हुए इस परिवर्तन से वहां सन्नाटा छा गया। यहाँ विनीत ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, इससे सभी निराश थे, पर अचानक सब कुछ बदल जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। चेयरमैन, जो थोड़ी देर पहले अपने आहुदे के कारण बहुत ऊपर था, अब कैदी बन गया था। और आदित्य, जिसको हराने के लिए विनीत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, वह चेयरमैन बन चुका था, जिससे लोग आह भरने से नहीं रुक सके। इसके बाद एसोसिएशन प्रशासन के कई लोग आदित्य कपूर के पास आए। उन्होंने कहा, मिस्टर कपूर, हाई अथॉरिटी के डिसीजन के बाद अब आप इस फाइनल के विजेता होने के कारण ट्रेडिशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन होंगे। आदित्य ने अपना सिर खुजलाया, मैं चेयरमैन? जिन लोगों ने ये सुना वे हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। आपको नहीं पता कि इस पद के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आदित्य ने असहाय होकर कहा, मैं स्वतंत्र रहने का आदी हूं और दूसरों द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहता। मिस्टर कपूर, आपको हमारे चीफ से बात करनी चाहिए। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। ये वाक्य कहकर वे चले गए। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर कपूर, नए चेयरमैन बनने पर। क्या अब हम आपको चेयरमैन मिस्टर कपूर कहें? चेयरमैन कपूर, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। आदित्य को खुश करने के लिए अनगिनत लोग आगे आए। ये स्पष्ट था कि आदित्य ने चेयरमैन के पद की पावर को कम करके आंका था। विनीत के जाने के बाद हॉल में मातम जैसा सन्नाटा छा गया, पर कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट थे। विनीत के सहायक जजों ने तुरंत सिचुएशन को संभाल लिया और 1 मिनट से भी कम समय में कुछ डिस्कस करके होस्ट को कुछ समझाया। होस्ट तुरंत माइक पकड़कर चिल्लाया, आह! तो फ्रेंड्स, यह एक दुर्घटना है। हम सबको रिजल्ट के समय ऐसा कुछ देखना पड़ा। मिस्टर आदित्य कपूर को नया चेयरमैन बनने को बधाई देने से पहले ईमानदारी से उन्हें ट्रेडिशनल हेल्थ वेलफेयर का विजेता घोषित किया जाता है। हॉल में अचानक जोरदार तालियां गूंज उठी। मिस्टर कपूर ने एक अविश्वसनीय गोली बनाई है। उन्हें इनाम में 100 साल पुरानी औषधियों से भरपूर लकड़ी का टुकड़ा दिया जाता है। होस्ट दोबारा चिल्लाया और तालियां गूंजी। कुछ देर सभी की शुभकामनाएं लेता हुआ आदित्य होस्ट के साथ स्टेज के पीछे गया। यहाँ उसे 100 साल पुरानी लकड़ी एक बक्से में बंद करके दी गई। बिल्कुल वही लकड़ी जिसके लिए अरुण ओसवाल ने उससे दुश्मनी मोल ली थी। आदित्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई। इनाम प्राप्त करने के बाद आदित्य ने जाने की योजना बनाई। दरवाजे पर पहुंचते ही आदित्य की मुलाकात राघव से हुई। राघव दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा उदास था। उसने अपनी मुठियां भींच रखी थी। ऐसा लग रहा था कि वह निराश था। तुम एक अच्छी प्रतिभा के मालिक हो। इस समय आदित्य की आवाज उसके पीछे से आई। राघव ने अचानक पलटकर आदित्य को ठंडी आंखों से देखा। आदित्य ने आगे कहा, यह अफसोस की बात है कि तुमने गलत गुरु को चुन लिया। तुम मेरे शिष्य क्यों नहीं बन जाते? राघव ने ठंडी आवाज में कहा, आपका शिष्य बन जाऊं? इन योर ड्रीम्स। क्या हुआ अगर आज हार गया? कभी न कभी मेरी उपलब्धियां आपसे आगे निकल जाएंगी। आदित्य ने कंधे उचका दिए। उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। ठीक है, तो फिर शुभकामनाएं। आदित्य उसके साथ बस मजाक कर रहा था। वास्तव में उसे शिष्य के रूप में लेना असंभव था। इसके बाद आदित्य और अमजद खान होटल लौट आए। होटल वापस जाते समय अमजद खान बहुत उत्साहित दिखे। मिस्टर कपूर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी कोई दवा बना देंगे, अमजद खान ने ईमानदारी से कहा। आदित्य ने भी थोड़ा सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। आदित्य को अपनी आध्यात्मिक अग्नि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही उससे इस पर पहले कभी कंट्रोल कर हुआ था। आज आदित्य को अनगिनत लोग मिलने आए।
ये सभी खास रेपुटेशन वाले लोग ही थे जो क्यूरिंग पिल को खरीदने या इसका सौदा करने आए थे। आदित्य ने किसी को न तो अभी मना किया न ही गोली देने का कोई निश्चित समय बताया, क्योंकि उसने ये गोली अपनी शुद्ध एनर्जी से बनाई थी। दोबारा कब बना पाएगा इसका उसे भी कुछ पता नहीं था। एक पल सोचने के बाद आदित्य ने अमजद खान से कहा, मिस्टर खान, ये क्योरिंग पिल आपके लिए है। अगर किसी को क्योरिंग पिल चाहिए तो वे इसे बदल सकते हैं 100 साल पुरानी औषधीय सामग्री के लिए। अमजद खान बहुत खुश हुए। उन्होंने इलाज की गोली ली और बार बार सिर हिलाया। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद, मिस्टर कपूर। आदित्य ने जम्हाई ली। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। आदित्य पिछले कुछ दिनों से बहुत थका हुआ था और उसके शरीर में एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसे एहसास था कि कम समय में ठीक होना मुश्किल होगा। मिस्टर कपूर, आपको आराम करना चाहिए। अमजद खान ने आदित्य का हाल देखा और कुछ दुखी होकर कहा। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। किसी का इंतजार कर रहे हो? अमजद खान दंग रह गए। किसका इंतजार कर रहे हो? आदरी, आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। जब बात आदरी की आई तो अमजद खान ने आगे कुछ पूछना सही नहीं समझा। आखिर आदित्य को मारने के इरादे से आया था। आदित्य ने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा होगा। आदित्य को भी उस आदरी पर कोई भरोसा नहीं था। उसे सच में ये यकीन नहीं था कि आदरी नीला मोती पहुंचा पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ आदरी भी इंतजार कर रहा था। पूरा दिन वह बमुश्किल घर से बाहर निकला था। आंगन में बैठा बस इंतजार कर रहा था। यदि आदित्य व्यक्तिगत रूप से नीला मोती मांगने आता तो आदरी उसे दे देता। यदि आदित्य नहीं आता तो आदरी भी नीला मोती नहीं भेजता। यह उन दोनों के बीच एक परीक्षा थी। आखिरकार नीला मोती पहले से ही 200 साल पुराना था और कोई भी इसे मुफ्त में नहीं देना चाहेगा। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। पलक झपकते ही शाम हो गई। ऐसा लगता है कि आदरी नहीं आएगा। आदित्य खिड़की के पास खड़े होकर बड़बड़ाया। दूसरी तरफ आदरी ने भी व्यंग्य किया। मैंने सही अनुमान लगाया कि आदित्य आने की हिम्मत नहीं करेगा। सूर्य शक्ति ने उसकी बहुत सारी ऊर्जा को नष्ट किया होगा और शक्ति के बिना वह मेरे हाथों मरने से डरता है। जैसे ही उसके शब्द निकले, एक लड़का बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया। मालिक, मालिक, लड़का चिल्लाता हुआ भागा। आदरी ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या बात है? लड़के ने उत्साह से कहा, मास्टर, यह अच्छा हुआ कि आपने उस लड़ाई से आगे आदित्य कपूर को अपना दुश्मन नहीं बनाया, वरना बड़ी मुसीबत हो जाती। आदरी का माथा थोड़ा सिकुड़ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? लड़के ने आश्चर्य से कहा, गुरुजी, क्या आप नहीं जानते? आज का दिन भी उस आदित्य कपूर का ही था। ट्रेडिशनल हेल्थ वेलफेयर में आदित्य ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इतनी कमजोरी के बावजूद भी उसने एक ऐसी दवा बनाई जो उसकी अपनी शक्ति से बनी है, क्यूरिंग पिल, जो मृत को भी जिंदा कर दे। आदरी ने अपनी भौहें और भी अधिक सिकोड़ ली तथा लड़के को अपनी बात जारी रखने का संकेत दिया। आज उसने एक ऐसी दवा बनाई है जिसको हमने सिर्फ सुना होगा। आम लोगों के साथ साथ अब वह अच्छे परिवारों की नज़र का टारगेट होगा। ये सुनकर आदरी अचानक उठकर खड़े होते हुए बोला, क्या ये सच है? लड़के ने झट से सिर हिलाया। हाँ, पूरा शहर इसके बारे में बात कर रहा है। देखो, ऑनलाइन एक वीडियो भी है। इतना कहकर लड़के ने अपना फोन आदरी को सौंप दिया। आदरी ने फोन लिया और स्क्रीन पर गौर से देखने लगा। स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि आदित्य द्वारा एक गोली को तैयार करने का दृश्य था। जब आदरी ने आदित्य के हाथों में ब्लू स्पिरिट फायर और पिल क्लाउड को देखा तो उसका चेहरा तुरंत आश्चर्य से भर गया। जल्दी से नीला मोती लाओ, मुझे तुरंत आदित्य के पास ले चलो, आदरी ने उत्सुकता से कहा। इस समय आदित्य कपूर अभी भी आदरी का इंतजार कर रहा था। उसने अपने फोन पर नजर डाली, जिससे पता चला कि रात के 11 बज चुके थे। ऐसा लगता है कि वह नहीं आएगा, आदित्य ने सोचा। आदित्य को यह पसंद नहीं था कि लोग अपने वादे तोड़ दें। मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। आदित्य ने आलस से अपने शरीर को स्ट्रेच किया और जम्हाई ली। उसी समय उसने देखा एक कार नीचे रुकी। कुछ ही देर बाद उसने आदरी को तेजी से दौड़ते हुए देखा। वह नीला मोती पकड़े हुए था और उसने उसे आदरपूर्वक आदित्य को सौंप दिया। आई एम सॉरी, मुझे आज कुछ काम निपटाने थे, इसलिए मैं थोड़ा देर से आया, आदरी ने क्षमा मांगते हुए कहा। आदित्य ने आदरी की ओर देखा और आधे मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सचमुच देर से आए थे या तुम जानबूझकर मेरी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे थे? आदरी का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मिस्टर कपूर, मुझे वास्तव में कुछ काम निपटाने थे, वरना जरूर मैं पहले ही आ जाता। यह आदरी द्वारा कहा गया था, लेकिन सच्चाई आदित्य भी जानता था। पर आदित्य ने इसे उजागर नहीं किया। उसने नीला मोती लिया और सिर हिलाया। थैंक यू। आदरी ने अपना हाथ झुकाया। थैंक्स को जरूरत नहीं, मैं बस वही लौटा रहा हूँ जो आपका हक है मिस्टर कपूर।
आदित्य ने हल्का सा सिर हिलाया और आदरी ने समझदारी दिखाते हुए ज्यादा देर न रुककर जल्दी से होटल से निकल गया। यह आदरी वास्तव में जानता है कि फायदे और नुकसान को कैसे तोलना है, सोचते हुए आदित्य नीले मोती के साथ खेला और थोड़ा सा हंसा। यह नीला मोती पाना अपने आप में एक पॉजिटिविटी है। अपने हाथ में नीला मोती देखकर आदित्य का दिल कुछ उत्साहित हो गया। आखिर जिसकी यह अमानत है उसी को वापस कर पाएगा। नीला मोती रखने के बाद आदित्य बिस्तर पर लेट गया। आदित्य इस बात से बिल्कुल बेपरवाह था कि उसके विला में प्रिया भी है, साथ ही कोई और पहुंचने वाला था। जिस क्षण वह बिस्तर पर लेटा निंद्रा ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और वो तुरंत सपनों में डूब गया। अगले दिन लोग अभी भी क्यूरिंग पिल के लिए एक के बाद एक आते गए। कई अधिकारी और बहुत अमीर लोग इसके बारे में पूछताछ करने आए और इस गोली को खरीदने के लिए ऊंची कीमतें देने की पेशकश की। अमजद खान ने विनम्रतापूर्वक एक एक करके उनका स्वागत किया और आदित्य के इरादे बताए। मिस्टर कपूर ने कहा कि अभी क्यूरिंग पिल सेल के लिए नहीं है। यदि आप इसे अभी लेना चाहते हैं तो आपको इसे 100 साल पुरानी औषधीय सामग्री के साथ बदलना होगा, अमजद खान ने विनम्रता से कहा। ये सुनकर सभी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। 100 साल पुरानी औषधीय सामग्रियां सड़क किनारे मिलने वाली गोभी, गाजर, मूली की तरह आम नहीं थी। यहाँ तक कि उन धनी लोगों के लिए भी उन्हें प्राप्त करना आसान नहीं था। इसी तरह 2 दिन और बीत गए। लोग अब भी रोज की तरह गोली की तलाश में थे, क्योंकि अभी तक कोई भी 100 साल तक टिकने वाली दवा नहीं बना पाया। 3 दिन बाद भी आदित्य अभी तक नहीं जागा था। अमजद खान ने आदित्य के कमरे पर नजर डाली और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। मिस्टर कपूर 5 दिन से बिना जागे सो रहे थे। क्या उनकी मृत्यु हो गई? ये सोचते हुए अमजद खान दबे पांव आदित्य कमरे में गए और जांच की। अमजद खान ने देखा आदित्य की आंखें पूरी तरह से बंद थी। उसका शरीर लंबी लंबी सांसें खींच रहा था और छोड़ रहा था। मतलब वह गहरी नींद में था। कोई इतना भी सो सकता है, इससे पहले अमजद खान को बिल्कुल पता नहीं था। समय बीतता गया और आदित्य कपूर के जागने का कोई संकेत नहीं दिखा। हर दिन लोग गोलियां मांगने आते थे, लेकिन अमजद खान उन सभी को इज्जत के साथ भगा देते थे। 2 दिन बाद आदित्य आखिरकार अपनी नींद से जाग उठा। उसने आलस से अपने शरीर को खींचा और पूरी तरह से तरोताजा महसूस किया। जो उसकी आंखों को दिखा वो दिन का उजाला था और कमरा रोशनी से भरा पड़ा था। इसके बाद आदित्य ने अपनी मुट्ठी भींचने की कोशिश की। अपने शरीर में प्रचुर शक्ति का एहसास होने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। उसके शरीर ने इन 7 दिनों में पूरी तरह से एनर्जी को अट्रैक्ट किया था। आदित्य ने सोचा, आखिरकार मेरी ताकत पूरी तरह से वापस आ गई है। वह उठकर खड़ा हो गया। वाह, रिचार्जिंग पिल का असर अभी भी बरकरार है। कुछ देर बॉडी को स्ट्रेच करने के उसे भूख का भी एहसास हुआ, इसलिए वह नहा धोकर तैयार होने चला गया। अपनी लुक मेंटेन करने के बाद उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर चला गया। जैसे ही दोपहर हुई, अमजद खान ने उसे देखा तो वे जल्दी से उनके स्वागत के लिए आए। मिस्टर कपूर, फाइनली वो दिन आ ही गया जब आप जाग रहे हैं। अमजद खान की बात सुनकर आदित्य थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मतलब वह एक रात से ज्यादा सोया है? वह मुस्कुराया। मिस्टर खान, मैं कितने दिनों से सो रहा हूँ? अमजद खान ने अपनी उंगलियों से गिनती की और कहा, ठीक 1 सप्ताह। इतना लंबा? आदित्य थोड़ा हैरान हुआ। अमजद उसे अपने रूम में ले गए और केटल में से उसके के लिए चाय डाली और फिर कहा, हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी देर तक सोओगे। कई दिनों तक बिना खाए पिए रहने के कारण आदित्य को भूख और प्यास दोनों ही महसूस होने लगी। जल्दी से चाय खत्म करके वह अमजद को खाने के लिए ले गया। यहाँ आदित्य ने बवंडर की तरह खाया। जो कुछ भी लंच में ऑर्डर किया सब कुछ निगल लिया। पूरे भोजन में कम से कम 1 घंटा लगा। अपना बिल भरने के बाद आदित्य ने सहजता से पूछा, मिस्टर खान, हाल ही में बहुत से लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, है न? अमजद खान का चेहरा थोड़ा बदल गया और एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, ये सही है, लगभग हर दिन कोई न कोई दरवाजे पर आता है। कुछ लोग गोलियां चाहते हैं, कुछ आपको भोजन पर इनवाइट करते हैं। आदित्य ने हंसते हुए कहा, जैसा कि उम्मीद थी, क्या क्योरिंग पिल बिक गई? अमजद खान शर्मिंदा दिखे। उन्होंने कठोरता से कहा, नहीं नहीं। आदित्य को इसकी परवाह नहीं थी। वह हंसा, ये सामान्य बात है। आखिरकार 100 साल पुरानी औषधीय सामग्री आसानी से नहीं मिलती। नहीं, ऐसा नहीं है। अमजद ने अपना सिर उठाकर आदित्य की ओर देखा। आदित्य उसके बिहेवियर से दंग रह गए और कुछ अविश्वास से पूछा, नहीं, आपका क्या मतलब है? अमजद ने शर्म से लाल होकर कहा, मैंने वह इलाज की गोली खा ली। मैं हाल ही में बहुत अस्वस्थ महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने इसे खुद ले लिया। इस पर अमजद खान तुरंत उठे, झुके और कहा, मिस्टर कपूर, आप मुझे खरीदार स्वीकार करें, इसकी कीमत आप आगे चलकर मुझसे वसूल कर लेना। आदित्य अमजद को घूरता रहा और कुछ देर तक चुप रहा।
फिर उसने कुछ बातें पूछी। जैसे जैसे यह बात आगे बढ़ती गई, अमजद खान उतना ही अधिक चिंतित होते गए। मिस्टर खान, ऐसी बातें कहना आपकी दयालुता है। आदित्य ने अपना सिर हिलाया। बात यही खत्म कीजिए कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको वह इलाज की गोली दे दी। आदित्य ने अपना मुंह पोंछा और मुस्कुराया। वह बिना किसी कीमत के वह गोली देने को तैयार है। आदित्य को देखकर अमजद खान अचंभित रह गए। मिस्टर कपूर, क्या आपने जो कहा वह सच है? अमजद खान को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगा। वह एक रोगहर गोली थी, अनगिनत परिवार उसे ऊंची कीमत पर खरीदना चाहते थे, और आदित्य वास्तव में उसे ये देने को तैयार था। बेशक, क्योंकि यह सिर्फ एक इलाज की गोली है। आदित्य ने अपना हाथ हिलाया। धन्यवाद मिस्टर कपूर। अमजद खान ने जल्दी से सिर झुकाया, उनका चेहरा सम्मान से भर गया। आदित्य मुस्कुराया। ठीक है, चलो अब वापस चलते हैं। मैंने काफी आराम कर लिया है, अब काम पर वापस जाने का समय है। कमरे तक वापस लौटते समय आदित्य को यह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब अमजद खान बोलते थे तो उनकी आंखें हमेशा इधर उधर घूमती रहती थीं, मानो उनमें आत्मविश्वास की कमी हो। बेशक, आदित्य ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने मान लिया कि अमजद खान ने बिना खरीदे और बिना परमिशन लिए गोली को खा लिया, जो एक स्वार्थी भावना को उजागर करता है। इसलिए अमजद को दोषी महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से उनमें आत्मविश्वास की कमी है। कमरे तक लौटने के बाद आदित्य ने अमजद खान की ओर देखा और कहा, मिस्टर खान, मैं कुछ समय के लिए व्यस्त रहने वाला हूँ, और चाहे कोई भी मुझे ढूंढने आए, मैं किसी को नहीं देख पाऊंगा। अमजद खान ने झुककर कहा, हाँ मिस्टर कपूर। फिर आदित्य मुड़ा और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चला गया। पूरी रात आदित्य ने इनाम में मिली लकड़ी से दवा बनाई। वह अपनी आध्यात्मिक अग्नि को कंट्रोल करने भी पहले से भी ज्यादा सक्षम हो चुका था, जिसके फलस्वरूप भोर के समय आदित्य के सामने कुल 8 गोलियां थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सब लोग ब्लू स्पिरिट फायर से इतने हैरान थे। इसका प्रभाव उम्मीदों से कहीं अधिक था। आदित्य ने अपने सामने 8 पिल्स को देखा। 8 गोलियां, वे कम से कम मुझे एनर्जी लेवल के तीसरे स्तर तक ले जा सकती हैं, है ना? आदित्य ने अपनी थोड़ी को सहलाते हुए अनुमान लगाया। बिना ज्यादा सोचे समझे आदित्य ने जल्दी से गोलियां निगल लीं। कुछ ही समय में आदित्य को महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी मात्रा में एनर्जी से भर गया है। यह एनर्जी एक धारा की तरह थी, जो नाभि से होकर पूरे शरीर में बहती थी। आदित्य ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं और अपने शरीर में एनर्जी के प्रवाह को निर्देशित किया। पूरे दिन आदित्य कमरे से बाहर नहीं निकला। ये गोलियां एक एक करके आदित्य के शरीर में घुलती गईं और पचती गईं। यह आश्चर्य की बात थी कि आदित्य एक भी स्तर को पार करने में सफल नहीं हो सका। जब अंतिम गोली पूरी तरह से पच गई, तभी आदित्य को एनर्जी के दूसरे लेवल में कुछ हल्का सा उछाल महसूस किया। आदित्य के शरीर के चारों ओर शक्तियों की लहरें घूमने लगीं। आदित्य ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की और एनर्जी के दूसरे स्तर पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वह पूरी एनर्जी को अपनी शक्तियों में समाहित करने लगा। अचानक आदित्य के शरीर पर एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी, जिससे पूरा कमरा दिन की तरह रोशन हो गया। उसके चारों ओर की चमक और अधिक प्रबल होती गई। आदित्य को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसे बस अपने पूरे शरीर में एक जलन महसूस हो रही थी, मानो वह फटने वाला हो। यहाँ तक कि उसका माथा भी पसीने से भीगा हुआ था। आदित्य ने विचलित न होकर अपनी साधना पर विश्वास बनाए रखा। जो भी एनर्जी उसे कुदरत दे रही थी, उसे अपने शरीर में समाहित करता रहा। 1 घंटे बाद उसके चारों ओर का सुनहरा प्रकाश सिकुड़ते हुए आदित्य पर केंद्रित होने लगा। सारी रोशनी सीधे आदित्य के शरीर पर एकत्रित हुई और उसकी स्किन में समाहित हो गई। आदित्य ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी चमड़ी की ओर देखा और न जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे उसके रोमच्छिद्र छोटे हो गए हों। इसके अलावा उसके शरीर पर एक अलौकिक गहरा सुनहरा रंग था। क्या हो रहा है? आदित्य का माथा सिकुड़ गया। वह उठकर खड़ा हुआ। उसे अपनी स्किन में कुछ बदलाव महसूस हो रहा था। उसने पास में पड़े एक फल काटने वाले चाकू को उठाकर अपने ही हाथ पर जोर से वार कर दिया। स्टील के स्टील से टकराने जैसी आवाज गूंजी। उसकी की बांह को देखने पर पता चला कि उसकी बांह पर कोई कट नहीं था, वरना अब तक खून की धारा बह रही होती। वहां सिर्फ एक सफेद निशान रह गया था। मेरा शरीर वाकई बहुत मजबूत हो गया है, आदित्य ने चुपचाप सोचा। इससे वह थोड़ा उत्साहित हो गया। जब तक उसका शरीर मजबूत रहेगा, उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से बढ़ती रहेगी। ऐसी मजबूती से सूर्य शक्ति भी उसकी शक्तियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। पूरा दिन बीत जाने के बाद आदित्य की रात भी बीत गई एनर्जी को समाहित करते हुए।
लेकिन वह ज्यादा खुश भी नहीं था क्योंकि उसे लगा था अब वह एनर्जी के तीसरे लेवल पर पहुंच जाएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता, उसकी शक्ति दूसरे लेवल से कुछ बढ़ गई थी। वह नहा धोकर तैयार होकर बाहर निकला। एक और रात बीत चुकी थी। अब तक आकाश लगभग उजला हो चुका था और अमजद खान अभी भी सो रहे थे, इसलिए आदित्य चुपचाप कमरे से बाहर निकला और होटल से बाहर चला गया। वह पास के एक पार्क में चला गया। पार्क पेड़ों से भरा हुआ था और आदित्य बहुत दिनों से घर नहीं गया था। उसे अचानक उस रात मिली लड़की का ख्याल आया जिसने उसे आने वाली मुसीबत के लिए चेताया था। मतलब 9 रातों से वह उसका इंतजार कर रही होगी। मैंने उसे उसका नीला मोती भी वापस करना है, वो तो बाहर भी नहीं निकल सकती, मैं लॉक करके आया था। फ्रस्ट्रेशन में आदित्य ने अचानक अपनी मुट्ठी बंद की और उसे एक बड़े पेड़ पर दे मारा। वह विशाल वृक्ष, जो इतना मोटा था कि एक व्यक्ति उसे गले लगा सकता था, अचानक एक धमाके के साथ रह गया। उस पर बैठे पक्षी बवंडर की तरह उड़े। पास में सुबह की कसरत कर रहे बुजुर्ग लोग अचानक भागकर दूर होकर खड़े हो गए। वह हैरान थे कि इतना मोटा पेड़ अचानक कैसे गिर गया। आदित्य को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। वह मारे शर्म के वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और मुड़कर चला गया। वापस आते समय आदित्य ने धीरे से कहा, ये तो मुझे जोकर बनाने जैसा था, पर मैंने अपनी शक्ति का केवल 10% से भी कम प्रयोग किया। वह वास्तव में कुदरत की संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत बहुत अधिक थी। और यह अचानक हुआ था। आदित्य ने मन ही मन सोचा, मुझे बाद में उस पेड़ की भरपाई करने का अवसर ढूंढना होगा, पर अभी घर जाता हूँ। वह होटल से अपनी गाड़ी लेकर सीधे अपने विला की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही वह विला पहुंचा तो हैरान रह गया। गेट अंदर से बंद था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने उस लड़की को लॉबी के अंदर बंद किया था, तो वह इस मेन गेट को अंदर से कैसे बंद कर सकती है? इसका पासवर्ड उसने किसी को नहीं बताया था, अमन को भी नहीं। वह इसे हमेशा चाबी से खोलता था। शायद अमन वापस आ गया होगा, चाबी उसके पास ही रहती है। आदित्य ने उत्साहित होकर सोचा और पासवर्ड एंटर करने ही लगा। तभी दरवाजा अंदर से खुल गया। सामने खड़ी लड़की को देखकर आदित्य की आंखें हैरानी से फैल गई और उसके होंठ अपने आप बुदबुदाए। रूबी।